गुड मॉर्निंग। तो हम आपको ये बता रहे थे कि ये जो क्वेश्चन 18 नंबर का दिया है, इसमें टायर का जो प्रेशर है फ्रंट टायर का वो कितना है, 1.8 बार है। जो फ्रंट टायर का प्रेशर दिया गया है, मतलब आगे के पहिए का जो प्रेशर है वो 1.8 बार है। रियर व्हील टायर प्रेशर, मतलब जो पीछे का पहिया है उसका प्रेशर कितना है, 2.2 बार है। और इसी प्रश्न में आपको ये दे दिया गया है कि प्रेशर इंक्रीज्ड ड्यूरिंग ड्राइविंग, मतलब कि जब ड्राइविंग हो रही है तो उस समय प्रेशर जो है बढ़ जा रहा है 15%। तो पूछा जा रहा है कि ओवर प्रेशर कितना होगा फ्रंट टायर का, बार में बताना है, और रियर टायर का कितना होगा ये भी बार में बताना है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो फ्रंट टायर का प्रेशर है वो 1.8 बार है, तो अगर वो 15% बढ़ेगा तो अब नया प्रेशर फ्रंट टायर का कितना हो जाएगा, तो पहले का 115% हो जाएगा। तो 1.8 बार का 115% हमने निकाल दिया है, 115/100 का गुणा कर दिया है। तो जब 1.8 में 115/100 का गुणा करेंगे तो ये जो उत्तर आएगा 2.07 बार आएगा। इसका मतलब फ्रंट टायर का जो प्रेशर हो गया है वो 2.07 बार हो गया। तो बहुत ही आसानी से हमने फ्रंट टायर का, मतलब आगे के पहिया का अगर प्रेशर दबाव 15% बढ़ जाएगा तो 2.07 के बार के बराबर हो जाएगा। अर्थात 1.8 बार पहले प्रेशर था और 2.07 बार 15% बढ़ने के बाद हुआ है। तो 1.8 बार का 15% कितना हुआ है, इसको यहाँ से 1.8 में से 2.07 में से 1.8 घटा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब अगला जो इसमें था आपका, कि चूँकि ड्राइविंग के समय 15% दाब रियर व्हील का भी बढ़ जाता है, और रियर व्हील का पहले का दाब कितना था, 2.2 बार। तो जब इसको 15% बढ़ाएंगे तो अब जो नया दाब होगा रियर व्हील का वो कितना हो जाएगा, पहले का 115%। तो जो पहले दाब था 2.2 बार था, उसका 115% निकाल लेंगे तो ये हमें रियर व्हील का दाब पता चल जाएगा। कब, जब ड्राइविंग हो रही है तब। तो 2.2 बार का 115% निकालेंगे तो 115/100 कर देंगे तो 2.53 बार आ गया। तो इसमें आपने ये देखा कि पहले जो रियर व्हील का दाब था 2.2 बार था, और 15% बढ़ने के बाद कितना हो गया, 2.53 बार आ गया। तो बहुत ही आसानी से ये प्रश्न आपने हल कर लिया। और अभी तक आपने इस अभ्यास का जितना भी प्रश्न था, अगर आप उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो सब में जो आपको फार्मूला पढ़ाया गया है वही इस्तेमाल होता है, और फार्मूले आपको इस चैप्टर में याद करना बहुत ही ज़रूरी है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 19, इसका डायग्राम देखिए। आपको दिखाया गया कि बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज और प्रेशर शोन बाई गेज, मतलब एक बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है, एक दाब मापी यंत्र है जिसका नाम है बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। और इस यंत्र द्वारा जो प्रेशर मापा गया है वो कितना है, 500 किलो पास्कल है। और बैरोमीटर की जो रीडिंग है, बैरोमीटर क्या करता है, वायु का दबाव मापता है, तो बैरोमीटर की जो रीडिंग है 985 मिली बार है। तो ये भी आपका बैरोमीटर भी है, बैरोमीटर जो है वो भी दबाव ही माप रहा है, लेकिन किसका माप रहा है, ये किसका दबाव माप रहा है, आपका वायु का दबाव माप रहा है। तो पूछा जा रहा है कि एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा। तो एब्सोल्यूट प्रेशर आपको अभ्यास में बताया गया था कि जो निरपेक्ष दबाव होता है वो बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के बराबर होगा और बैरोमीटर की रीडिंग के योगफल के बराबर होगा। तो इसको निकालते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि अगर आपको बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज का जो दबाव है वो और बैरोमीटर की जो रीडिंग है वो अगर आप योगफल कर लेंगे तो जो प्रेशर आएगा वही एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। लेकिन आपके पास समस्या ये होगी कि आप 500 किलो पास्कल को 985 मिली बार में कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों मात्रक तो अलग अलग हैं, आप जोड़ तो पाएंगे नहीं। तो इसका मतलब कि 985 मिली बार को आपको बदलना होगा किलो पास्कल में। तो इसके लिए आपको प्रश्न का मैं हल दिखा रहा हूँ। देखिए, एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है तो बर्डन ट्यूब के प्रेशर में बैरोमीटर का प्रेशर जोड़ देंगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर निकल आएगा। एब्सोल्यूट का मतलब कि जो टोटल प्रेशर को मापता है। तो बर्डन ट्यूब का प्रेशर
आपको दिया गया है और बैरोमीटर की भी प्रेशर दिया गया है। तो बॉर्डन ट्यूब का प्रेशर कितना है 500 किलो पास्कल और बैरोमीटर की रीडिंग कितनी है 985 मिली बार। तो जब 985 मिली बार को बार में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे, तो 500 किलो पास्कल को कुछ नहीं चेंज करने की जरूरत है, 985 मिली बार को हमने बार में बदल दिया तो 10.985 बार हो गया। अब 500 किलो पास्कल प्लस 10.985, इसमें देखिए एक बार बराबर होता है 10 के घाते 5 पास्कल, तो 10.985 बार बराबर हो जाएगा 10.985 गुणे 10 के घाते 5 पास्कल। तो हमने जो 10.985 बार था उसको पास्कल में बदल लिया, तो ये कितने पास्कल के बराबर आया है 10.985 गुणे 10 के घाते 5 पास्कल। अब ये जो आपका प्रेशर था PA 500 किलो पास्कल और उसमें आप 10.985 में अगर 10 के घाते 5 का गुणा करेंगे तो 98,500 हो जाएगा, 98,500 पास्कल। तो आपने बॉर्डन ट्यूब का प्रेशर कितना दिया था 500 किलो पास्कल और आपका जो है इसका प्रेशर कितना है बैरोमीटर का कितना है 98,500 पास्कल। तो अब भी आप इसको नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि ये 500 किलो पास्कल है और ये पास्कल है, तो 98,500 पास्कल को आपको किलो पास्कल में बदलने के लिए फिर से 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो निरपेक्ष दबाव निकालते समय आपका जो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज दाब मापी यंत्र था उसका रीडिंग दिया गया 500 किलो पास्कल और बैरोमीटर की जो रीडिंग है वो आपने कन्वर्ट कर लिया, जबकि वो दिया कितना था 985 मिली बार, उसको आपने किलो पास्कल में बदलाया तो 98.5 किलो पास्कल हो गया है। अब इनको आप आसानी से जोड़ पाएंगे क्योंकि दोनों के मात्रक एक बराबर हैं। तो प्रेशर जो निरपेक्ष दबाव निकाल रहे हैं उसमें आपने बॉर्डन ट्यूब का जो प्रेशर आया है 500 किलो पास्कल और बैरोमीटर की जो रीडिंग है 98.5 किलो पास्कल, इसको जोड़ेंगे तो 598.5 किलो पास्कल, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हल हो गया और जिसका उत्तर आया कितना है 598.5 किलो पास्कल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 20। इस क्वेश्चन संख्या 20 को देखिए, इसमें दिया गया है कि गैस इक्वेशन, आपको गैस इक्वेशन का यूज़ करना है और गैस इक्वेशन जब आपको प्रेशर चैप्टर पढ़ाया गया था तो उसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और ये इनका जो कंबाइंड इक्वेशन था वो भी पढ़ाया गया था। तो सबसे महत्वपूर्ण इस अभ्यास में बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम आपको याद रखना है और उसके साथ साथ इन दोनों का जो संयुक्त नियम है वो भी याद रखना है क्योंकि इन्हीं तीनों पर प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आपको देखना है कि एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर का जो पहले आयतन है सिलेंडर वॉल्यूम एट BDC मतलब बॉटम डेड सेंटर पे, तो ये जो सिलेंडर है इसमें जो गैस भरी है तो इसका प्रारंभिक आयतन कितना है 480 सेंटीमीटर क्यूब है और जिस समय आयतन 480 सेंटीमीटर क्यूब है उस समय इसी गैस का जो दबाव है वो 96 किलो पास्कल है, एब्सोल्यूट प्रेशर है, और इसी समय पे इसी गैस का जो तापमान है वो 700 डिग्री सेल्सियस है। अब ये कहा जा रहा है कि इसी सिलेंडर का जब वॉल्यूम 80 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा तो आपको ध्यान देखिए कि पहले इनिशियल मतलब प्रारंभिक अवस्था में जो गैस थी सिलेंडर में उसका आयतन कितना था 480 सेंटीमीटर क्यूब और बाद में उसका आयतन 80 सेंटीमीटर क्यूब रह जा रहा है। इसका मतलब कि गैस को कंप्रेस किया जा रहा है। तो अगला जो है गैस का जो प्रेशर है वो 725 किलो पास्कल है, एब्सोल्यूट प्रेशर है। तो पूछा जा रहा है टेम्परेचर ऑफ गैस कितना होगा, तो हम कंबाइंड इक्वेशन लगाएंगे बॉयल और चार्ल्स का, जो कि क्या होता है P1 V1 बटे में T1 बराबर P2 V2 बटे में T2। तो इसको हम लगाएंगे और हल करेंगे। तो ये देखिए मैं आपको इसका हल दिखा देता हूँ कि क्या है। गैस इक्वेशन है सिलेंडर वॉल्यूम एट BDC मतलब इनिशियल स्टेट में मतलब प्रारंभिक अवस्था में जो सिलेंडर में गैस है उसका आयतन कितना है 480 सेंटीमीटर क्यूब है और गैस का प्रेशर इसी समय कितना है 96 किलो पास्कल है, एब्सोल्यूट प्रेशर, और इसी समय इसका तापमान कितना है 700 डिग्री सेल्सियस। और अगले स्टेज में अगले चरण में जो 480 सेंटीमीटर क्यूब आयतन था उसको कंप्रेस करके 80 सेंटीमीटर क्यूब में सिमटा दिया गया है, मतलब उसको 80 सेंटीमीटर क्यूब में कंप्रेस कर दिया गया है। तो आखिर में जिस गैस का आयतन ज़्यादा था उस गैस के आयतन को कम कर दिया गया है, तो इसका मतलब उस पर दबाव ज़्यादा डाला गया होगा। तो पहले दबाव 96 किलो पास्कल का था, अब दबाव कितना है 725 किलो पास्कल का है, और पहले तापमान कितना था 700 डिग्री सेल्सियस का,
तो अब तापमान पूछा जा रहा है कितना होगा। तो हम बायल और चार्ल्स के संयुक्त समीकरण जो होता है P1 V1 बटे में T1 बराबर P2 V2 बटे में T2, इस वाले सूत्र से इस वाले प्रश्न को हल करेंगे। तो P1 बराबर कितना दिया गया है, P1 बराबर मतलब इनिशियल प्रेशर जो है, प्रारंभिक अवस्था में जो प्रेशर है 96 किलो पास्कल है, और प्रारंभिक अवस्था में जो आयतन था गैस का 480 सेंटीमीटर क्यूब है, और प्रारंभिक अवस्था में जो गैस का तापमान है वो 700 डिग्री सेल्सियस था, तो उसको हमने केल्विन में बदल दिया है, और केल्विन में बदलने के लिए 700 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दिया गया है, तो इन 973 केल्विन हो गया है। और P2 मतलब कि जब गैस को कंप्रेस किया गया है तो दबाव कितना बढ़ गया है, उस पर दबाव कितना लगाया गया, 725 किलो पास्कल का। पहले कितना था, 96 किलो पास्कल, अब कितना दबाव, बहुत ज़्यादा हो गया, 725 किलो पास्कल। और पहले आयतन 480 था, अब देखिए आपका जो है आयतन कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर क्यूब। और T2 पूछा जा रहा है कि तापमान क्या होगा। तो इस वाले सूत्र से P1 V1 बटे में T1 बराबर P2 V2 बटे में T2, ये सूत्र कैसे आता है, चार्ल्स और बॉयल के नियमों को संयुक्त करने पर। तो इसी वाले सूत्र में मान रखेंगे, तो P1 के जगह पे 96 किलो पास्कल रख दिया, V1 के जगह पे 480 सेंटीमीटर क्यूब रख दिया, T1 के जगह पे 973 केल्विन रख दिया, और P2 के जगह पे 725 किलो पास्कल और V2 के जगह पे 80 सेंटीमीटर क्यूब, और T2 निकालना है। तो T2 को इधर भेज देंगे तिर्यक, और ये 973 इधर गुणा हो जाएगा, और ये 96 बटे में 480 इसके नीचे आ जाएगा। तो T2 बराबर कितना हो जाएगा, 725 गुणे 80, 725 गुणे 80 गुणे 973, क्योंकि तिर्यक गुणा यहाँ पे होगा, और बटे में ये 96 और 480 नीचे आ जाएगा, तो 96 गुणे 480 बटा में आ गया है। इसको हल करेंगे तो 80 का 1 0 और 480 का 1 0 कट जाएगा, और 8 छक्का 48, 6 बार में कट गया। ऊपर क्या रह गया, 725 गुणे 973, और बटे में क्या गया, 96 गुणे 6। तो अब 725 में 973 का गुणा करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा 705 425 आ जाएगा, और नीचे में कितना आएगा, 96 गुणे 6 का करेंगे तो 576 आएगा। अब ऊपर वाले में 576 का भाग देंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, T2 बराबर 1224.696 केल्विन। तो ये जो आपका तापमान आया है, मतलब कंप्रेशन के समय पे जब गैस को कंप्रेस कर दिया गया तो 1224.696 केल्विन आया, लेकिन इसको हमें किस में बदलना है, सेल्सियस में। तो इसमें से 273 माइनस कर लेंगे। जब इसमें से 273 माइनस करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, 951.696 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो गया कि 951.696 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया, 951.696 डिग्री सेल्सियस। तो आज ही हमारा अध्याय चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके MCQ पे आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। तो इसमें पहला जो प्रश्न है कि व्हाट इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि जो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स ये हो गया, और पर यूनिट एरिया मतलब एरिया के पर यूनिट एरिया को इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, व्हाट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो प्रेशर। हाउ मच पास्कल वैल्यू फॉर 1 बार। तो आपको जब इस अध्याय का असाइनमेंट कराया जा रहा था तो उसमें ये कई बार आया था कि एक बार में कितना पास्कल होता है। तो आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि आप ये देखिए कि देखिए 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, 1 पास्कल बोलते हैं, ध्यान रखिए। और 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे, 10 के घाते 5 पास्कल बोलेंगे। और 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, 1 बार बोलते हैं। तो इसका मतलब 10 के घाते 5 पास्कल बराबर 1 बार होगा। तो 1 बार बराबर कितना पास्कल होगा, 10 के घाते 5 पास्कल। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल होता है, और 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर इस आधार पे 10 के घाते 5 पास्कल हो जाएगा। और 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को 1 बार बोला जाता है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि 1 बार बराबर 10 के घाते 5 पास्कल होता है, या 10 के घाते 5 पास्कल बराबर 1 बार, दोनों ही बात सही होगी। तो यहाँ पे पूछा गया हाउ मच पास्कल वैल्यू फॉर 1 बार, कि 1 बार में कितना पास्कल होता है, तो 10 के घाते 5 पास्कल होगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ लॉ इफ प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड एट रेस्ट इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नेम, मतलब उस नियम का क्या नाम है जिसमें यह कहा गया है कि प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट इन ए लिक्विड एट रेस्ट, मतलब कि अगर किसी द्रव में जो दाब आरोपित होता है, जब द्रव अपनी विरामावस्था में होता है,
तो वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है सभी डायरेक्शन में। तो इस नियम को हम क्या बोलते हैं? पास्कल का नियम बोलते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 3 का जो सही उत्तर होगा पास्कल का नियम। और अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ मरकरी फॉर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पूछा जा रहा है कि एक, देखिए आपको जब ये अध्याय पढ़ाया गया था तो उसमें हमने एक आपको थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करा था। उसमें ये दिखा था कि अगर किसी नली में कोई लिक्विड भरा हुआ है h ऊंचाई तक, तो जो उसके बॉटम पे उस लिक्विड के कारण दबाव होगा वो किस फार्मूले से निकलता है? रो इंटू जी इंटू एच के फार्मूले से। मैं इसको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि अगर ये नली है, ये कोई ट्यूब है और इसमें मान लीजिए कोई लिक्विड भरा हुआ है और लिक्विड की ऊंचाई कितनी है? कितनी ऊंचाई तक? h ऊंचाई तक। तो ये इसका बॉटम हो गया, ये इसका बॉटम हो गया, मतलब पेंदी हो गया, और h ऊंचाई तक लिक्विड है। तो मान लीजिए लिक्विड क्या है? मरकरी है, Hg। मरकरी को हम किससे संकेत करते हैं? Hg से। तो यहाँ पे इस लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर लगता है ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं? वायु दाब। इसको हम क्या बोलते हैं? वायु दाब, जिसको हम बैरोमीटर से रीड कर सकते हैं, ये वायु दाब। और यहाँ पे जो प्रेशर होता है, तो इस लिक्विड के कारण जो यहाँ पे प्रेशर होगा उसको हम किस फार्मूले से निकालते हैं? रो इंटू जी इंटू एच के फार्मूले से निकालते हैं। जहाँ पे रो अगर लिक्विड मरकरी है तो 13.6 गुणे 10 की घाते 3 होगा, ठीक है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और मान लीजिए कि ये मरकरी है तो ये 76 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ा है। कितने? 76 सेंटीमीटर ऊंचाई तक है। तो यहाँ पे दबाव जो होगा 76 सेंटीमीटर मरकरी के ऊंचाई के कारण यहाँ पे जो दबाव होगा, तो जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। और एच का मान कितना लेंगे? ये 76 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदल लेंगे, तो 100 का भाग देंगे तो 10.76 मीटर हो जाएगा। तो इसको गुणा कर लेंगे तो इस मरकरी के कारण यहाँ पे जो दबाव होगा वो हमें इनके गुणा से मिल जाएगा। तो यही प्रश्न पूछा गया कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ मरकरी फॉर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक वायुमंडलीय दबाव के कारण जो मरकरी का जो हाइट होता है वो कितना होता है? 76 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ लॉ इफ एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ध्यान से देखिए, इसमें पूछा जा रहा है आपका कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ लॉ, मतलब उस नियम का क्या नाम है जिसमें ये कहा गया कि कांस्टेंट प्रेशर पे, नियत दाब पे किसी भी गैस का आयतन, किसी भी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। तो ये जब गैस का दाब नियत कर दिया जाता है तो उस समय जो नियम होता है वो चार्ल्स का नियम होता है। तो ये किसका नियम है? चार्ल्स का नियम। और जब तापमान स्थिर कर दिया जाता है तो वो बॉयल का नियम होता है। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? चार्ल्स का नियम। अगला क्वेश्चन है कि विच डिग्री स्केल यूज्ड फॉर एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज कैलकुलेटेड इन परफेक्ट गैसिफिकेशन। तो पूछा जा रहा है कि आदर्श गैस समीकरण में तापमान को मापने के लिए कौन सा पैमाना यूज किया जाता है। तो देखिए, तापमान को मापने के लिए 4 पैमाने कुल आपको बताए गए थे, जिसमें से एक का नाम था डिग्री सेल्सियस, एक का नाम था डिग्री फ़ारेनहाइट, एक का नाम था डिग्री रूमर और एक का नाम था केल्विन। तो आदर्श गैस का जो समीकरण होता है P1 V1 बटे में T1 बराबर P2 V2 बटे में T2, तो इस वाले समीकरण में जो हमारा तापमान होता है वो हम केल्विन स्केल पर लेते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि विच डिग्री स्केल, मतलब कौन सा डिग्री पैमाना यूज किया जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर को, परम ताप को मापने के लिए आदर्श गैस समीकरण में, तो इसका नाम होगा डिग्री केल्विन। अगला प्रश्न है कि विच प्रिंसिपल ऑफ लॉ वर्क्स इन ब्रह्मा प्रेस। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से सिद्धांत पर ब्रह्मा प्रेस काम करता है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा पास्कल लॉ। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मच मिली बार इज इक्वल टू 1 बार। तो आपको बताया गया था कि एक बार में 1000 मिली बार होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1000। पूछा जा रहा है कि हाउ मच मिली बार इज इक्वल टू 1 बार। तो 1 बार के बराबर कितना मिली बार होता है? तो 1000। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द इक्वल ऑफ गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो गेज प्रेशर मतलब किसी दाब मापी यंत्र से जो दाब मापा गया होता है और उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जोड़ देते हैं तो हमारा क्या निकल आता है? एब्सोल्यूट प्रेशर। तो 9वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट प्रेशर। अगला प्रश्न है कि हाउ मच बार इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखिए,
एक वायुमंडलीय दबाव जो होता है 1.013 बार के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो आज ये अध्याय हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेवी बुक से हमने इसका असाइनमेंट भी करा दिया और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव भी करा दिया। अब आगे कोई अगला अध्याय शुरू किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपको